आज हम चुंबकीय विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना चाहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑफ पोजिशन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो पहले देख लें, चुंबकीय द्विध्रुव देखें, निरक्षीय स्थिति समझें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। जैसे चित्र में एक चुंबक बनाया, मैंने दंड चुंबक बनाया, बार मैग्नेट बनाया है, और जैसे प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। मैंने भी चित्र पर बनाया एक उत्तरी ध्रुव है जिसे एन से व्यक्त किया नॉर्थ पोल, एक दक्षिण ध्रुव है साउथ पोल जिसे एस से प्रदर्शित करा, और उसकी प्रभावकारी लंबाई को 2 स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबक के मध्य बिंदु O से S तक की दूरी को हमने L से व्यक्त करा है, O से N ध्रुव तक की दूरी को फिर से L से करा है। इस प्रकार से चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मैंने L + L = 2L। और सावधानी वाली बात पहले भी हमने पढ़ा है, चलो फिर पढ़ लेते हैं। चुंबक की जो छड़ होती है, छड़ की लंबाई ज़्यादा होती है, और ये जो है प्रभावकारी लंबाई ये कम होती है। अगर पूरी छड़ की लंबाई कैपिटल L है तो जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो कैपिटल L की 5/6 गुना होती है। मैंने पूरी चुंबक की छड़ की यहाँ से यहाँ तक लंबाई नापें, अगर इसे हम कैपिटल L से व्यक्त करें तो कैपिटल L में 5/6 का गुणा करते हैं। ऐसा करने से जो कुछ आएगा उसको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मैंने चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी करी। तो चलो इससे क्लियर हो गया, जो S ध्रुव है ये छड़ के सिरे पर ना होकर सिरे से थोड़ा अंदर होता है। ऐसे जो N ध्रुव है चुंबक का वो भी छड़ के सिरे पर ना होकर सिरे से थोड़ा सा अंदर होता है। अब निरक्षीय स्थिति की बात, अक्षीय स्थिति हमने पढ़ी थी पिछले टर्म में। तो चुंबक के अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया था अपन ने, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने गणना करी थी। ये चुंबक के अक्ष पर था, इसलिए उसे अक्षीय स्थिति कहा था हमने। ये अक्ष पर नहीं है, बल्कि ये चुंबक की लंबाई के या कहें प्रभावकारी लंबाई का समद्विभाजक है। देखिए PO ये जो लाइन है, ये NH जो प्रभावकारी लंबाई इसका लंबार्धक है। लंब डाला है हमने इसके ऊपर, और प्रभावकारी लंबाई को इस लंब ने 2 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए PO क्या है, ये लंबार्धक है। तो निरक्षीय स्थिति जो बात हम कर रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति कब पढ़ रहे हैं, जब P बिंदु इस चुंबक के लंबार्धक पर स्थित है। इस स्थिति में हम जो है इसकी तीव्रता हमको ज्ञात करना है। चलो P बिंदु पर हम उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर लेते हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव की की ध्रुव सामर्थ्य एकांक है। ऐसे चुंबकीय ध्रुव की कल्पना करती, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव। अब विचार करें, यहाँ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है जिसकी सामर्थ्य स्मॉल है, ये दक्षिण ध्रुव है, इसकी सामर्थ्य स्मॉल है, क्योंकि एक ही चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य बराबर होती है। अगर N ध्रुव की स्मॉल m है तो S की भी स्मॉल m नहीं होगी। अब ये है लंबार्धक पर मैंने निरक्ष पर P बिंदु है, इस पर भी हमने N ध्रुव की कल्पना करी है, इसकी सामर्थ्य एकांक। अब चुंबक का N ध्रुव और P बिंदु पर N ध्रुव, ये दोनों तो सजातीय ध्रुव हैं। सजातीय ध्रुव में जो प्रतिकर्षण का गुण होता है
इसलिए चुंबक एन ध्रुव इस एकांक सामर्थ्य के एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। चलिए इस प्रकार से इसने प्रतिकर्षित कर दिया है, ये प्रतिकर्षित कर माने चुंबक के एन ध्रुव ने पी बिंदु पर रखे हुए एकांक एन ध्रुव को प्रतिकर्षण किया है। एकांक सामर्थ्य के ध्रुव पर जो बल लगता है उसको हम तीव्रता कहते हैं। हमने तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी, इस तीव्रता को हमने Bn से प्रदर्शित करा। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित कर। ये तीव्रता तो लेकिन एन ध्रुव के कारण है बल, इसलिए Bn लिख लिया। तो हम देखें एकांक सामर्थ्य के ध्रुव पर जो बल काम करता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, Bn लिख दिया। लेकिन ये एस ध्रुव भी है, एस ध्रुव क्या करेगा तो इस एकांक एन ध्रुव को आकर्षित करेगा। ये विजातीय ध्रुव है, विजातीय ध्रुव में आकर्षण का गुण होता है। ये इस प्रकार से एस ध्रुव एन ध्रुव को आकर्षित कर रहा है। एस ध्रुव रहा, ये एकांक एन ध्रुव को आकर्षित करेगा। एकांक एन ध्रुव पर एस ध्रुव जो बल लगाएगा वो बल नहीं, वो तीव्रता कहलाएगी। उसको Bs लिखकर हम प्रदर्शित कर देते हैं। B क्यों? B माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और S को ये एस ध्रुव के कारण बल लगा, इसलिए से Bs लिख दिया हमने। अब देखिए अपन P बिंदु पर एकांक सामर्थ्य का जो एन ध्रुव है, इसे चुंबक का एन ध्रुव प्रतिकर्षित कर रहा है Bn तीव्रता से, एस ध्रुव से आकर्षित कर रहा है Bs तीव्रता से। माने एक साथ इस एन ध्रुव पर दो बल काम करे। एक बल इधर ले जाना चाहता है, एक बल इधर, तो कहाँ जाएगा? न इधर जाएगा न इधर जाएगा, इन दोनों की परिणामी दिशा में चल देगा। ये परिणामी दिशा, यहाँ परिणामी दिशा बना दी, ये दिशा परिणामी दिशा है। चलो इस तीव्रता को B से प्रदर्शित कर। सिंपल बात है, मान लो यहाँ कोई गेंद हो या कोई पत्थर का टुकड़ा, दो डोरियां बांधते दोनों एक साथ खींचे तो कहाँ जाएगी गेंद? बीच में ही तो कहीं जाएगी किसी कोण पर। तो परिणाम ये निकला कि इधर जाएगी, जो परिणाम निकला उसको परिणामी तीव्रता कह देंगे अपन। ये परिणामी तीव्रता की दिशा हो गई। अब देख रहे हैं अपन यहाँ पर एस ध्रुव पर कुछ कोण बनाना। देखो त्रिभुज हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये POS त्रिभुज है। इसमें एस बिंदु पर मान ले अल्फा कोण है या बीटा है, थीटा, जो भी मानना चाहे। अगर ये अल्फा कोण होगा तो यहाँ भी अल्फा ही कोण होगा। क्यों होगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों कोण भी एक दूसरे के अलग अलग बराबर होते हैं, और तीनों भुजाएं भी एक दूसरे के अलग अलग बराबर होती हैं। यहाँ देख लें अपन OP भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। OS भुजा ON भुजा की बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई। और ये जो P से लेके S तक की दूरी है और P से N तक की, ये भी दूरियां बराबर होंगी। इस प्रकार से तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी संगत कोण बराबर होंगे। अरे यहाँ 90 का कोण है, देखिए आप O बिंदु पर, ये भी 90 का कोण है ना, तो ये कोण बराबर हो गए। और ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते, तो PS भुजा और PN भुजा बराबर हैं, इनके सामने के कोण भी दोनों बराबर होंगे। एक कोण अल्फा तो दूसरा कोण भी अल्फा ही होगा। फिर से सारा बात त्रिभुज PSN में ये जो PS भुजा है ये PN भुजा के बराबर है, इसलिए PS के सामने कोण अल्फा हुआ तो PN के सामने भी कोण अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसकी चर्चा करना चाहते हैं। तो ये कोण कितना है? तो हमने पढ़ा है ये जो बहिष्कोण है, बाहर बनने वाला बहिष्कोण,
ये दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर। अंदर बने वो अंतःकोण अल्फा अल्फा दोनों इस त्रिभुज के अंदर बनने से अंतःकोण है और दूरस्थ भी है, दूरी पर स्थित। ये जो कोण यहाँ पर है कौन सा, बी बी एन पी बी एस, इसके बीच का जो कोण है ये बहिष्कोण है, बाहर बना है, कितना होगा अभी हम बात कर रहे हैं। बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये कोण 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ मैंने 2 अल्फा लिख दिया, ये कोण 2 अल्फा कितना ही पूरा मैंने निशान बनाया है, ये पूरा कोण 2 अल्फा हो जाएगा। फिर से देख लें, किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो दूरस्थ अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाहर में वो बहिष्कोण, अंदर में वो अंतःकोण हो जाते हैं। दूरस्थ ये बहिष्कोण से दोनों अधिक दूरी पर, इसलिए बहिष्कोण के, इसलिए इनको दूरस्थ अंतःकोण कहेंगे। यहाँ भी अंदर बना है कोण, ये दूरस्थ अंतःकोण नहीं, ये समीपस्थ अंतःकोण हो जाएगा। हमने तो प्रमेय की बात करनी है। प्रमेय कहता है कि त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर। इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया है और अब हमको तीव्रता की गणना करनी है। हम करने जा रहे हैं तीव्रता की गणना। तो देख रहे हैं अपन, एक बी एन रहा और एक बी एस है, दोनों का परिणाम जो तीव्रता होती है, ये परिमाण की बात कर रहा हूँ मैं, परिमाण की बात करिए। दिशा की बात करें सदिश में तो हम इनके ऊपर तीर के निशान लगा देंगे, तीव्रता सदिश राशि थी। लेकिन अभी हम परिमाण निकालेंगे, फिर दिशा की बात नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं अपन, अब बलों के चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज के नियम से हम पढ़ेंगे तो आएगा B बराबर, रूट में लिखना चाहिए हमको बी एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 बी एन इंटू बी एस इंटू कॉस। कॉस में कोण कौन सा, बी एन और बी एस के बीच का कोण, ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। चलो ये कर दिया हमने, ये कॉस 2 अल्फा ये लिख दिया। मैंने कहा कौन सा, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का सूत्र। वो सूत्र असल में इस प्रकार का है, F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा। थीटा F1 और F2 के बीच के कोण को थीटा से व्यक्त करते थे, ये cos थीटा इस प्रकार से सूत्र होता है। अब हमने हमारे चित्र के अनुसार एक बल को Bn लिख दिया, F1 को, F2 को हमने Bs लिख दिया। दोनों के बीच का कोण हमारे यहाँ 2 अल्फा है, तो थीटा को 2 अल्फा लिखा हमने, और परिणामी तीव्रता B है, तो परिणामी बल F को हम B से प्रदर्शित कर देंगे। ये समीकरण आ गई है। चलो समीकरण नंबर 1। अब इसमें F का मान F1 पहले मैं F का फॉर्मूला लिखूं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 बटे d स्क्वायर। मैंने m1 m2 सामंत के दो ध्रुव हो, चुंबकित हो, उनके बीच की दूरी d हो, तो वे एक दूसरे पर बल लगाएंगे। वो बल F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 बटे d स्क्वायर इतना न्यूटन होगा। अब यहाँ देख लें, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस सूत्र की सहायता से Bn का मान निकालते हैं पर, तो आएगा Bn बराबर, यही लिखे अपन, यहाँ F को Bn लिखा है, μ0/4 पाई m1 मैंने एक ध्रुव की सामर्थ्य, Bn कौन सा, ये देखो तीव्रता, ये इन दोनों के बीच में एक ध्रुव की सामर्थ्य m आ जाएगी, दूसरे की सामर्थ्य 1 आ जाएगी। m1 को m लिख देंगे हम, m2 को 1 लिखेंगे, बटे इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। इनके बीच की दूरी है P से N तक की, चलो Pn लिख देते। ये पॉइंट P पॉइंट से Pn दूरी
तो Pn का वर्ग लेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, ये Pn वर्ग मैंने लिख दिया। ये Bn का मान निकाला। अब Bs भी निकालते हैं, इसी प्रकार से हम Bs निकाल देते हैं। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब F को हमने Bs, ये Bs लिख दिया। म्यू 0/4 पाई है, हम B लिख लेते म्यू 0/4। M1 एक ध्रुव की सामर्थ्य, हमारे चित्र में M1 को M लिख दें और M2 को हम 1 लिख दें। देखो तो आ जाएगा M गुणित 1 M1 M2 के बीच की दूरी मैंने यहाँ पर M और बने S ध्रुव की सामर्थ्य M और P ध्रुव पर एकांक ध्रुव की सामर्थ्य 1, इनके बीच की दूरी SP या SP² लिखना पड़ेगा अपन को। देखने पर P और S के बीच की दूरी यहाँ पर PS है, ये SP² लिख दिया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने देख भी लिया है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग POS और त्रिभुज PON सर्वांग समत्रिभुज है। इसलिए भुजा PS है ना, परिमाण में लंबाई में PS भुजा बराबर PN भुजा की होगी। तो ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर है। अगर दोनों भुजाएं बराबर देख लें कितनी है, चलो हर एक भुजा बराबर भी तो कितनी है। अगर O से B तक की दूरी को हम D से प्रदर्शित कर देते, चलो ये दूरी हमने D से प्रदर्शित करी है, तो हम लिख सकते हैं PS का मान। PS देखने पर त्रिभुज POS में त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज POS में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग माने आ जाएगा SP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग माने D² प्लस आधार का वर्ग माने L²। यह SP² है और रूट करें हम तो SP निकल आएगा, हमने PS निकल आएगा। तो SP का मान निकालें तो SP बराबर माने PS बराबर आएगा D² प्लस L² होल घात 1/2। घात 1/2 माने वर्गमूल होता है। लेकिन PS और PN तो बराबर है, तो यही PS होगा, यही PN होगा। ये दोनों बराबर, इनके मान भी निकाल दिए हमने। अब देख रहे हैं अपन जो हमारे पास में समीकरण 2 है, इसमें Pn का मान निकला है, और जो समीकरण 3 है इसमें Bs का मान निकला है। और हमने तय कर लिया कि Bn Bs तो बराबर है। देख रहे हैं अपन Pn और Ps बराबर सिद्ध कर लिया हमने। मन एक क्लियर बात है, Pn बराबर है Bs। जो बकाया राशियां तो बराबर है ही सब, बस Pn और Ps का अध्ययन करना था हमको। वो हमने देख लिया कि Pn का मान Ps के बराबर है, ये Pn और Ps आपस में बराबर हो। चलो Pn Ps बराबर है। मान लो हर एक को कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये मान लिख दें इसमें अपन समीकरण 1 में। देखते हैं क्या आ जाएगा। तो परिणामी तीव्रता B बराबर रूट में लिखेंगे अपन x² प्लस x² प्लस 2x × x × cos2α, ये लिख दिया हमने। अब x और x का x² हो जाएगा, तो फिर x² हम जो कॉमन भी निकाल सकते। चलो यही लिखो, मैं बराबर का निशान लगा के मैं लिख रहा हूँ इसको। रूट में लिखा मैंने 2x² प्लस 2x² और cos2α। अब 2x² कॉमन निकल आएगा, तो P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आ जाएगी। परिमाण की बात करें पर ये आएगा 2x²। हमने कॉमन निकाल दिया दोनों में से, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस और cos2α, ये लिख लिया अपन। अब त्रिकोणमिति का उपयोग करें लेते हम। त्रिकोणमिति से 1 प्लस cos2α बराबर 2 cos² अल्फा के होता है।
1 प्लस कॉस 2 अल्फा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा के होता है। ये हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो संबंध आ जाएगा। यही लिख देता हूँ मैं, बराबर रूट में लिखा अपन ने 2x स्क्वायर और इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। रूट कर ले हम इसमें तो हमको परिणामी तीव्रता b का समीकरण कुछ आ जाएगा, कुछ मान आ जाएगा, 2 आएगा, x आएगा और cos अल्फा। ये परिणामी तीव्रता निकाल लिया। अब ये जो समीकरण हमारे पास में, मान लो ये समीकरण नंबर 4 समीकरण में हमको x का मान लिखना है और हमको cos अल्फा का मान। x क्या है तो bn और bs, ये दोनों को हमने x लिखा तो bn का मान या bs का मान यहाँ लिख देंगे अपन x के स्थान पर और cos अल्फा का मान यहाँ से लिखेंगे। कोई भी चॉइस नंबर 1 या चॉइस नंबर 2 से cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण मन OS बटे S भी लिख सकते हैं या OM बटे हम PN भी लिख सकते हैं। चलिए ये काम करते पर यहाँ हम पहले cos अल्फा का मान निकाल ही लेगा। cos अल्फा बराबर कौन सा त्रिभुज ले? अरे दोनों सर्वांग सम कोई सा एक त्रिभुज ले ले पर, चाहे POS ले ले चाहे PON ले ले, cos अल्फा आ जाएगा। cos अल्फा बराबर तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ON है और कर्ण का मान हमने PN या NP लिख दिया। इस साइड में लिख तो 2 लिख देते अपन, OS बच्चे अपन SP लिख देते है ना। तो ये बराबर हम ON देख लो, स्मॉल l लंबाई है, अर्ध प्रभावकारी लंबाई, और बच्चे में PN और PN का मान देख लो, PS बराबर PN और इनमें से प्रत्येक का मान d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर घात 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर घात 1/2। ये हमने PN का मान लिख लिया। अब जो सब मान पता है हमको देखना है, इस cos अल्फा का ये 2 लिख देंगे अपन, cos अल्फा का मान वहाँ लिखा हुआ है और x बराबर काय के हमने लिखा है PN और BS में से प्रत्येक बराबर है, इसको हमने x मान लिया था। BN बराबर x तो मान लिख लेते, अथवा b बराबर 2 लिखेंगे, x बराबर या तो BN का लिख दें या BS का, चलो लिख देते हैं। सब आएगा μ0 और अपॉन 4 पाई आगे m बटे NP स्क्वायर। NP स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? देखो NP का मान लिखा है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर घात 1/2। अगर NP का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा d स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 1/2 का 1 हो जाएगा। ये हमने मान अभी तक का 2 का लिखा और x का लिखा था। ये x का मान था, इतना मान ये x का मान था। हम cos अल्फा का मान लिखने जा रहे हैं। cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है। cos अल्फा का मान cos अल्फा l बटे और d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और घात 1/2। ये cos अल्फा का मान लिखा पड़े। अब क्या करें, यहाँ देख अपन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल, इसकी घात 1 है और इसकी घात फिर से देखें d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज घात 1/2 है। इनके आधार समान है तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी तो संबंध हम लिख सकते हैं। परिणामी तीव्रता b बराबर और लिखेंगे अपन 2 लिख दिया हमने, बल्कि मैं इसको μ0 अपॉन 4 पाई ये लिख दिया। अब ये 2 लिख देता हूँ मैं। आगे स्मॉल m स्मॉल l लिख लेते हैं, स्मॉल m स्मॉल l और बटे में लिख देते अपन d स्क्वायर
और प्लस एल स्क्वायर, घात देखिए इसकी घात 1 है ब्रैकेट की और इधर घात 1/2 है, गुणा करेंगे तो घात में जुड़ जाएंगी, 1 धन 1/2 बराबर 3/2। ये परिणामी तीव्रता निकाली हमने। लेकिन 2 ml ये तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। 2 ml माने ध्रुव सामर्थ्य गुणित प्रभावकारी लंबाई बराबर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बराबर चुंबक का और चुंबकीय और आघूर्ण कहलाता है। ये चुंबकीय आघूर्ण तो ठीक है, या 2 ml लिखा हुआ कैपिटल एम भी लिख सकता हूँ। ऐसा करेंगे तो सम्बन्ध आएगा B बराबर μ0/4 कैपिटल M बटे में d² प्लस एल स्क्वायर घात 3/2 इतना न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। इसे वेबर प्रति वर्ग मीटर से भी व्यक्त करते, से टेस्ला से भी व्यक्त करते। ये भी का मान निकाला हमने। भी मैंने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसका परिमाण निकाला, बल्कि हमने ये समीकरण परिमाण पता। लेकिन कुछ और देखें, अगर d का मान बहुत ज़्यादा, l का मान बहुत कम, ये जो ऊंचाई दूरी है ये अगर d बहुत अधिक हो काय की तुलना में L मनी प्रभावकारी लंबाई प्रभावकारी लंबाई की तुलना में अगर D बहुत अधिक हो, D बहुत अधिक है, L बहुत कम है, L को नगण्य माने लेती D की तुलना में, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो शेष बचेगी चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता B बराबर μ0/4 और M लिखेंगे अपन और बटे में d घात 3 आ जाएगा, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये परिणामी चुंबकीय तीव्रता हो जाएगी निरक्षीय स्थिति में। ये दोनों जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का समीकरण है। कब? जब कोई बिंदु P दिए गए चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, मनुष्य चुंबक के लंबार्धक पर स्थित हो। ये हमने इस प्रकार देख लिया। तो देख रहे अब ये तो हमने लिख लिया, लेकिन B की दिशा किधर होगी इस पर विचार करें अपन। मैंने इधर बना दी, नहीं अपन को आना चाहिए, मैंने क्यों बना दी, कुछ विचार की बनाई होगी। तो देखिए अपन M सदिश राशि में सदिश लगाएंगे, तो B सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि होती। तो यहाँ देख रहे अपन M की दिशा कौन सी है, ध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N ध्रुव की ओर होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर है, इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। लेकिन तीव्रता की दिशा देख लो आप, यहाँ पर इस साइड में जिधर बल लग रहा है वो तीव्रता की दिशा, यहाँ क्या क्लियर हुआ हमको, निरक्षीय स्थिति में ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसकी तुलना में चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता विपरीत दिशा में होती है। देख लो आप, ध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो गई, ये कैपिटल M की दिशा, और ये B की दिशा हो गई। निरक्षीय स्थिति में ऐसा होता है, बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन सिंपल बात है। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखते हुए बनाई है मैंने, कहाँ से कहाँ होती है, क्लियर बात है, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। लेकिन परिणामी तीव्रता किधर आ रही है, तो इस साइड में आ रही। तो निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी तीव्रता की दिशा होती है, ये इसके चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में ऐसा नहीं होता। अक्षीय स्थिति में जो दिशा कैपिटल M की होती है वही दिशा B की भी होती है, जो हमने पिछले चरण पे पढ़ा था। ये हमने पढ़ा है चुंबकीय विद्युत की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।